चलो अगला कॉन्सेप्ट, चेन बेस्ड इंडाइसेस हमने लास्ट क्लास में देखे थे, है ना। चेन बेस्ड इंडाइसेस वी हैड सीन इन लास्ट क्लास। तो अभी चलते हैं आगे, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। 1970 में इंडेक्स विथ बेस 1965 इज 200। 1970, एक मिनट, 1970, 1965 एंड 1960, इन तीनों इयर्स का इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब व्हाट दे आर सेइंग, 1970 का जो इंडेक्स था विथ रिस्पेक्ट टू बेस 1965, मतलब 1965 को अगर हमने 100 लिया तो 1970 का जो बेस है, सॉरी 1970 का जो इंडेक्स है वो कितना है, 200। एक मिनट, 1970 with base 1965 is 200, 1965 with base 1960 is 150, ऐसा कुछ है ना। क्या बोला उन्होंने, 1970 का इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू बेस 1965 is 100, it's 200, and 1965 का इंडेक्स is 150 with respect to base 1960, ठीक है। अब अपन क्या करने वाले हैं, अभी हमें क्या पूछा है, 1970 का इंडेक्स पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू बेस 1960, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू, अभी थोड़ा सा इसको प्रॉपरली लिखते हैं। प्राइसेस लेते हैं इसके, एक मिनट, विल टेक प्राइसेस 1960, 1965, 1970, इसको लेते हैं P1, P2, P3, ठीक है। तो अभी अगर हमें 1970 का इंडेक्स चाहिए, 1970 इंडेक्स नंबर फॉर 1970 विथ रिस्पेक्ट टू 1965 कितना होगा, 1970 का इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1965 प्राइसेस के टर्म्स में कितना होगा, P3 अपॉन P2 इंटू 100, सही है। 1970 का इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1965 इज P3 अपॉन P2 इंटू 100। उसके बाद इंडेक्स नंबर फॉर 1965 विथ रिस्पेक्ट टू, थोड़ी जगह छोड़ती हूँ मैं, देखो, इंडेक्स फॉर 1965 with respect to 1960 is how much, P2 upon P1 ना, P2 upon P1 into 100। तो 1970 का इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1965 कितना दिया हुआ है, 200, सो दिस वैल्यू इज 200, क्या है वो, P3 अपॉन P2 इंटू 100, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास मिल गया, ठीक है। अब 1965 का इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1960 इज हाउ मच, 150, तो ये कितना है, 150 इक्वल टू P2 अपॉन P1 इंटू 100, ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1970 का इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू बेस 1960, मतलब हमें ढूंढना है P3 अपॉन P1 इंटू 100, ये हमें ढूंढना है, इसका वैल्यू हमें ढूंढना है, ठीक है। P3 अपॉन P1 इंटू 100, इसका वैल्यू हमें ढूंढना है। तो दोनों इक्वेशंस को, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा, 1 इंटू 2 अगर मैंने परफॉर्म किया तो क्या मिलेगा हमें, 200 इंटू 150, है ना, लेफ्ट हैंड साइड्स को मल्टीप्लाई किया हमने, इक्वल टू P3 अपॉन P2 इंटू 100 इंटू P2 अपॉन P1 इंटू 100। तो ये P2 चला गया, क्या बचा हमारे पास, P3 अपॉन P1, 100 को डिवीजन में लेके जाएंगे तो क्या आएगा, 200 इंटू 150 अपॉन 100, कितना है फिर ये, P3 अपॉन P1 इंटू 100,
इस 100 को हमने क्या किया, डिवीजन में लेके गए अपन। सो ये और ये चला गया, कितना बचा हमारे पास, 300 इक्वल टू P3 अपॉन P1 इंटू 100। सो मिल गया हमें, क्या मिल गया, इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1970 with respect to 1960. Okay, index number for the year 1970 with respect to 1960. Got it? Okay, easy. This is the answer. So 300 is the answer. चलो, किसी को कोई डाउट है इसमें? अंडरस्टूड एवरीथिंग? यस, अंडरस्टूड और नॉट? गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज इजी। ओके, सो कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ ये P1 P2 P3 क्या लिए हैं, प्राइसेस लिए हैं, और हमें पता है करंट ईयर का प्राइस अपॉन बेस ईयर का प्राइस विल गिव यू व्हाट, इंडेक्स नंबर, है ना। करंट ईयर का प्राइस अपॉन बेस ईयर का प्राइस विल गिव यू इंडेक्स नंबर। सो ओनली दैट कॉन्सेप्ट आई हैव यूज्ड। गॉट इट? चले आगे। यस एवरीवन, डन? चलो नेक्स्ट, ईयर दिए हुए हैं 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997. लिंक इंडाइसेस आर गिवन टू यू, मतलब लिंक रिलेटिव से है 100, 103, 105, 112। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या? 100, 103, 105, 92, 93। अच्छा, वो शायद यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। 94, 95 एंड 96 चाहिए था, तो इसको मैं रब कर लेती हूँ, ठीक है। सीक्वेंस में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। सो 108। सो दीज आर व्हाट, लिंक इंडाइसेस, मतलब दीज आर बेसिकली लिंक रिलेटिव्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ चेन इंडेक्स नंबर। तो लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला देखा था, देखो, करंट ईयर का लिंक रिलेटिव इनटू प्रीवियस ईयर का इंडेक्स, है ना। करंट ईयर का लिंक रिलेटिव, दिस वाज द चेन इंडेक्स का फॉर्मूला। क्या था चेन इंडेक्स का फॉर्मूला? चेन इंडेक्स का फॉर्मूला इज करंट लिंक रिलेटिव इनटू प्रीवियस ईयर इंडेक्स, है ना, अपॉन 100। ओके, तो अब सेम फॉर्मूला अपन यहाँ पे लगाने वाले हैं। Yes, let's use this previous year chain indices, ना, CBI, chain based indices। करंट LR पहले का तो 100 ही होगा, है ना, पहले का तो 100 ही होगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, यस, अपन जब फर्स्ट इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं तो उसको 100 ही रखते हैं, सीबीआई हो या लिंक रिलेटिव हो, वी टेक इट एज 100 ओनली। नेक्स्ट क्या होगा, करंट ईयर LR दैट इज 103 into previous year index that is 100, sorry, it is 100, previous year index is 100 upon 100। तो ये कितना आया, 103। अगेन current year link relative that is 105 into previous year index that is 103 upon 100। कितना आता है ये चेक करो जरा, टेल मी हाउ मच इज द आंसर। सीबीएसई आईएससी वालों का कुछ अलग से चलता है क्या, वो रिकॉर्डिंग वाला पार्ट चलता है क्या, रिकॉर्डिंग से एक्सेस करने को बोला है क्या तुम्हें सर ने क्लासेस? ओके, वो शायद
मतलब सिलेबस ज्यादा बाकी है शायद, इस वजह से उन्होंने किया है ना ऐसा कुछ, सर बोल रहे थे उस दिन। फिर बाकी मतलब जब रेगुलर शुरू हो जाएगा तो स्टेट बोर्ड वाले अटेंड कर सकते हैं मतलब। चलो नेक्स्ट 1995 112। बट लाइव नहीं चलता, ऐसे रिकॉर्डिंग रहता है क्या कुछ? तुम्हें टास्क दिया जाता है इतना इतना कवर अप करने में। उस पे टास्क रहता है क्या वो सॉफ्टवेयर पे? अच्छा, मुझे लगा सॉफ्टवेयर पे भी टास्क रहता है। हाँ, एसएससी बोर्ड के लाइव हो सकते हैं। प्राची तेरा एसएससी, अच्छा हाँ तू तो एसएससी की है वही ना। नहीं नहीं, ऐप पे सर ही देते हैं वो, अलग नहीं है, ऐप पे तो सर ही देते हैं, वो बात नहीं है। बट मैं जस्ट पूछ रही थी कि वो रिकॉर्डेड है कैसे, लाइव नहीं होता मतलब। चलो 1995 करंट ईयर एलआर 112 into previous year index, that is 108.15 upon 100, कितना आ रहा है ये? How much is this? 121.13। ओके 121.13, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया फिर? व्हाट इज दिस? करंट ईयर एलआर इंटू प्रीवियस ईयर का इंडेक्स 121.13 अपॉन 100, कितना आ रहा है बताओ ये? हाउ मच इज दिस? 130.82। ओके, so which option is the answer? 130.82, which option is the answer? उन्होंने 93 से 97 पूछा है, बट देन इट शुड बी 93 to 96, है ना, टू बी स्पेसिफिक। ठीक है, कोई बात नहीं। सो ऑप्शन बी मुझे दिखाई दे रहा है, जो मैच हो रहा है सभी लिंक इंडाइसेस, चेन इंडाइसेस से। 103, 108.15, 121.13 एंड 130.8। ओके, मैच हो रहा है वो, सो बी ऑप्शन इज दी आंसर। समझ में आई बात? ओके चलो आगे। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस। चेन बेस्ड इंडाइसेस कैसे फाइंड आउट, ये शायद एडिशनल क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है तुम्हारे इसके बेसिस पे, सीबीआई चेन बेस्ड इंडाइसेस। शुड आई क्लियर द स्क्रीन? शुड आई क्लियर द स्क्रीन? अंडरस्टूड ना पक्का? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। The average price of commodity was 20% more than in 1996। in 1996 कौन से ईयर से पहले देखते हैं? 1994 है, 1995 है, 1996 है एंड 1997 है। ठीक है, ये 4 साल है। उन्होंने क्या बोला है? 1996 में एवरेज प्राइस ऑफ ए कमोडिटी वाज 20% मोर देन इन 1995। 1995 के रिस्पेक्ट में 1996 में कमोडिटी का प्राइस कैसा था? 20% मोर, मतलब यहां से यहां प्लस 20% था। ठीक है, उसके बाद बट that was 20% less than in 1994। 1996 का प्राइस जो है 1995 के रिस्पेक्ट में 20% मोर था, बट दिस प्राइस इज 20% लेस एज कंपेयर टू 1994। 1994 के रिस्पेक्ट में दैट वुड बी -20%।
ठीक है। नाउ moreover it was 50% more as compared to 1997. 1997 के रिस्पेक्ट में that was 50% more. 1997 के रिस्पेक्ट में that was 50% more. अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो माय सजेशन इज गो विथ ऑप्शन टू क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन टू क्वेश्चन से ही तुम्हें इमीडिएटली आंसर मिल सकता है। देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन अगर तुमने देखा, फर्स्ट ऑप्शन अगर तुमने देखा, क्योंकि फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा पता है क्या, इसका वैल्यू लेना पड़ेगा x, इसका वैल्यू लेना पड़ेगा y, तो इसको x के टर्म्स में, फिर y के टर्म्स में, फिर z के टर्म्स में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देन यू विल हैव टू टेक द डिफरेंसेस, मतलब वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, इक्वेशंस बनते हैं इसके बहुत सारे। सो अपन ऑप्शन टू क्वेश्चन जाएंगे। 150, 100, 120, 80, ठीक है। नाउ दिस इज 94, 95, 96, 97। अब ये 94 है, देखो ये 94 है, 94, 95 का है, 96 का है और 97 का है। क्या बोला उन्होंने, 96 का प्राइस 95 के रिस्पेक्ट में 20% ज्यादा है। ठीक है, सो 20% ज्यादा है क्या 95 के रिस्पेक्ट में? यस, ये तो 100 है ना सीधा सीधा, तो 20% बिल्कुल सही है। ये मैच हो गया अपना डेटा। अब जो 96 का प्राइस है 94 के रिस्पेक्ट में 20% कम है। 96 का प्राइस 94 के रिस्पेक्ट में 20% कम है। अब अभी अपन चेक करते हैं। 150 में से 20% माइनस किया तो 150 माइनस 20% ऑफ 150 कितना आता है? ये देखो जरा। यस आया, 120 आया, जरूर आया 120, है ना। 94 के रिस्पेक्ट में 96 का प्राइस 20% लेस है। तुम ऐसा मत सोचो ये 150 है और ये 120 है तो 30% का डिक्रीज, नहीं, 30% का डिक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये 100 थोड़ी ना है, ये तो 150 है। यहाँ पे अपन सीधा सीधा 20% क्यों बोल पाए? बिकॉज ये क्या था, ये 100 था, इस वजह से हमने सीधा 20% बोला। लेकिन 150 टू 120 ये जो ट्रांजिशन है इसको अपन 30% नहीं बोल सकते। ठीक है, नाउ वन मोर वेरिफिकेशन इज नीडेड। 97 के रिस्पेक्ट में 96 का प्राइस 50% ज्यादा है। सो 97 के रिस्पेक्ट में 96 का प्राइस 50% ज्यादा है क्या? चेक करो। 80 प्लस 50%, 80 का 50% 40 होता है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कैलकुलेट करो। सो आ रहा है 120, यस वी आर गेटिंग 120। सो एवरीथिंग इज मैच्ड। सो ऑप्शन ए इज, नो डाउट ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, दूसरे ऑप्शंस ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। नो डाउट दिस हैज टू बी द आंसर। रिड्यूस द डेटा, रिड्यूस्ड डेटा ऐसा होता है वो। तो रिड्यूस डेटा मतलब बेसिकली हमें क्या करना होता है, सभी ईयर के इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करने होते हैं। दैट इज द केस। ओके, रिड्यूस डेटा मतलब हमें सभी ईयर्स के इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करने होते हैं। ठीक है, सो यस, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। चेक करो, तुम्हें ऑप्शन बी में नहीं मिलेगा सेम सीन, ऑप्शन सी में भी नहीं मिलेगा। ऑप्शन सी क्या होता है ना, देखो ऑप्शन सी में क्या गड़बड़ कहाँ पे होती है पता है? ये क्या है तुम्हारा 140, दिस इज 140, 100, 120 एंड 80। हम क्या सोचते हैं कि ये जो है, नहीं ये, हाँ सही, ये यहाँ पे 20% इंक्रीज है, यहाँ पे भी तुम क्या करते हो 20% डिक्रीज समझते हो, तो वो 20% का डिक्रीज नहीं है। Okay, remember this thing. This is not decrease of 20%. That is the decrease of 20 points. Okay. दूसरे मेथड से करना है तो किसी एक को 100 लेना पड़ेगा। मतलब जैसे कि मान के चलो मैंने इसको 100 लिया और इसको 120 लिया, और इन दोनों को लेके फिर बाकी के इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं। तो मत करो ऐसा, बहुत लेंथी हो जाएगा वो। ठीक है, डोंट डू दैट। किसी एक को 100 लेना पड़ेगा बेस मान के, और फिर बाकियों को वो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। जैसे कि सभी ऑप्शंस में 95 को उन्होंने 100 लिया है, तो अपन भी 95 को 100 लेंगे, ऐसा। तो ऐसे जा सकते हैं। अगर तुम्हें
एक्स वाई वाले मेथड से जाना है तो मतलब जैसे कि देखो अभी क्या होगा, ये एक्स आया तो एक्स का 20% माइनस 120 होना चाहिए ना, तो x माइनस 20% ऑफ x शुड बी 120, तो x ढूंढना पड़ेगा। मान के चलो ये y है, तो y का 50% जो है वो क्या होना चाहिए तुम्हारा 120 होना चाहिए, तो वो लेंदी हो जाएगा। ओके, डोंट डू दैट। मतलब यहाँ पे ओरली आ रहा है ना, ओरली अगर तुम परसेंटेज वाले इसमें अगर अच्छे हो, एक्सपर्ट हो, तो तुम्हें अपने आप आ जाएगा, ये अच्छा है ये मतलब मेथड ऐसे। ठीक है, ऑलराइट, यस, एनी डाउट? समझ में आया क्वेश्चन नंबर 3? किसी को कोई प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट में, कैलकुलेशंस में? यस, एनीवन हैज एनी डाउट, एनी इश्यूज है? अभी स्टेट बोर्ड वाले कौन कौन अटेंड कर रहे हैं? अभी विदिशा है, प्राची इज देयर, और कौन है स्टेट बोर्ड वाला? सही, हम तो महाराष्ट्र बोर्ड से है। अच्छा, जिनल तो भी महाराष्ट्र बोर्ड से। ओके, गुड गुड गुड। कॉलेजेस कौन से तुम्हारे? अच्छा, ओके। तो तुम्हारी पढ़ाई हो गई है, बाकी लोगों की नहीं हुई है, अटेंड कर रहे हो? चलो, लेट्स मूव टू तेरा करार में। चलो, नेक्स्ट। In 1976, the average price of a commodity was 20% more as compared to 1975, but 20% less as compared to 1974, and 50% more as compared to, ये repeat question हुआ है क्या? क्वेश्चन एक मिनट, उसका पुराना वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही था ना, 20% मोर 20% लेस 1974, हाँ, ये हटा दो, सेम क्वेश्चन है ये। ओके, सेम क्वेश्चन है, तो इसको कैंसिल कर दो, और उसके ऑप्शंस भी कुछ सही नहीं लग रहे मेरे को, तो फोर्थ क्वेश्चन को कैंसिल कर दो, इट इज रॉन्ग। ठीक है, राइट, ओके, चले आगे। फोर्थ क्वेश्चन मत करो, इट इज रॉन्ग एज पर ऑप्शंस। और हमने ऑलरेडी पहला वाला क्वेश्चन जो है वो एकदम सेम है उसका, बस वहां पे 95 था, 20% more than in 1975, 20% less than in 1974. Moreover, it was 50% more. हाँ, same question है, कुछ भी difference नहीं. So leave this question. Okay, question number 4. Leave it. Next, shifting of base. Okay, अभी क्या करना पड़ेगा shifting of base में? Shifting of base में हमें क्या करना पड़ता है और क्यों करना पड़ता है? पहली बात तो देखो, कभी कभी क्या होता है, जैसे तुम जिस बेस को, जैसे कि मान के चलो इंडिया का 10 साल में कितना प्रोग्रेस हुआ, मान के चलो उसके लिए हमने 2012 को बेस ईयर पकड़ा, बट इफ 2012 इज नॉट नॉर्मल ईयर, मतलब वहां पे कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आई है, सो देन आई विल हैव टू चेंज 2012 टू सम अदर ईयर, टू सम अदर नॉर्मल ईयर। ओके, सो इस केस में हमें क्या करना पड़ा? बेस को शिफ्ट करना पड़ा। सो समटाइम्स वी हैव टू चेंज द बेस ईयर। ओके, जैसे कि मान के चलो अभी 2020 को मुझे 2010 के साथ नहीं कंपेयर करना है, मुझे 2015 के साथ कंपेयर करना है। ओके, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज ऑफ सम मतलब अदर थिंग्स, कि 2015 से लेके कितना प्रोग्रेस हुआ है, तो व्हाट आई हैव डन, 2010 का जो बेस था वो मैंने 2015 को शिफ्ट किया, है ना। सो बेस ईयर को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली शिफ्ट कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला जो है वो लर्न करो, शॉर्टकट में बताती हूँ। फॉर्मूला इसलिए लर्न करना है बिकॉज एग्जाम में अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा, शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स नंबर इज व्हाट, तो तुम्हें बताते आना चाहिए। ओके, अगर फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स नंबर इज व्हाट, तुम्हें बताते आना चाहिए, इसलिए ये जो है वो लर्न करो। ठीक है, अभी अगर
तो कैलकुलेट कैसे करना है? कैलकुलेशन के लिए तुम्हें ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट नीड कॉमन सेंस. लुक एट दिस. 1991, 1992, 1993, 1994. This is what? 100. This is 115. This is 121. This is 129. 94 को बेस लेना है. 94 को मैंने लिया 100. 94 को मैंने क्या लिया? बेस. 94 को मैंने लिया 100. क्या बोला उन्होंने? कंप्लीट इंडाइसेस विथ 1994 एज अ बेस. यहाँ पे 1991 वाज द बेस, है ना? जो जब ये इंडाइसेस हमने लिखे थे तो 1991 बेस था. अभी हमें बेस कौन सा लेना है? 1994 बेस लेना है. ओके. So if you calculate 1994, I mean if you take 1994 as a 100, then हमें ढूंढना पड़ेगा 1993. बहुत आसान है. देखो क्या करना पड़ेगा. It's very simple. You just have to cross multiply. Okay. So 121 into 100, या फिर you can directly do this. Box is equal to 121 into 100 upon 129. कितना आता है ये बताओ? How much is this? 93.79. मैम. हाँ बोलो. मैम अभी आपने क्या पढ़ा है वो रिपीट करोगे क्या? मेरा नेट चला गया था. हाँ बताती हूँ. कैलकुलेशन होने दो, फिर से मैं रिपीट करती हूँ. So this is how much? 93.79. हाँ, टाइम सीरीज डिलीटेड है. 93.79. ठीक है. नाउ आई वांट टू फाइंड आउट दिस बॉक्स. बॉक्स कैसे मिलेगा? फिर से क्रॉस 115 इंटू 93.79 बॉक्स. ओके. तो बॉक्स कैसे मिलेगा हमें? 115 इंटू 93.79 अपॉन 121. कितना मिला फिर ये वाला बॉक्स हमें? How much is this? 89.13. Good. This is how much? 89.13. Can you tell me answer for this? Just tell me fast. शिफ्टिंग ऑफ बेस मतलब क्या है? शिफ्टिंग ऑफ बेस मतलब मैंने क्या बताया था कि कोई भी नॉर्मल ईयर है, सॉरी एबनॉर्मल ईयर है, एंड अगर वो हमने जैसे अभी 2019 ये कोविड ईयर था, तो कोविड ईयर को अगर तुम बेस लेके अगले साल के इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करोगे तो दैट वोंट बी द फेयर डील, है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा उस केस में? 2019 को मुझे कहीं ना कहीं अगले नॉर्मल ईयर पे शिफ्ट करना पड़ेगा. मे बी 2023, दैट वुड बी द नॉर्मल ईयर. तो मुझे उसको 2023 पे शिफ्ट करना पड़ेगा. तो समटाइम्स इट इज नीडेड कि तुम जो बेस ईयर है उसको शिफ्ट करो. क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं होगा, प्रॉपर ग्रोथ एनालिसिस हमें नहीं मिलेगा. ओके. सो इस वजह से हमें उस ईयर को किसी और नॉर्मल ईयर पे हमें शिफ्ट करना पड़ता है. ठीक है. सो दिस इज हाउ मच. इसका कितना है इस बॉक्स का वैल्यू? तो मैंने क्या बताया, उन्होंने बोला है कि 94 को बेस ले लो, तो मैंने 94 को 100 लिया है यहाँ पे. तो मतलब हमारा बेस जो पहले 91 था वो भी क्या हो गया है? 94 पे शिफ्ट हुआ है. तो 94 को हमने 100 लिया. 94 के रिस्पेक्ट में हम धीरे धीरे क्या करने वाले हैं? 93 का, 92 का और 91 का वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं. तो 93 का हमें मिला 93.79. कुछ नहीं करना है पवन, इट इज वेरी सिंपल. ये 100 तेरे पास फिक्स है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला है. क्या बोला है क्वेश्चन में? उन्होंने 94 को बेस लेना है. तो मैंने क्या किया? 94 को 100 लिया. अब तुझे धीरे धीरे इसका, इसका और इसका वैल्यू ढूंढना है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लाई. जस्ट 120 इंटू 100 अपॉन 129. देखो 121 इंटू 100 अपॉन 129. तो ये मिला मुझे बॉक्स 93.79. अंडरस्टूड? 93.79 मिल गया. अब ऊपर वाला बॉक्स मुझे ढूंढना है. कौन सा? ये वाला बॉक्स मुझे ढूंढना है. तो अगेन आई विल यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 115 इंटू 93.79 अपॉन 121. सो कितना मिला ये? 89.13. अभी ये वाला बॉक्स चाहिए. क्या करोगे? 100 इंटू 89.13 डिवाइडेड बाय 115. कितना आ रहा है बोलो? 77.50. ओके गुड. तो समझ में आया?
यस, शिफ्टिंग ऑफ बेस, सब एक जैसा है, कुछ भी नहीं है। ईच टर्म को इंटू 100 एंड 129 करके भी सेम आंसर आता है, तो वो भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, यस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। गॉट इट, ओके। ये इंडेक्स नंबर्स क्या है ना, ऐसे यहाँ वहां बस घुमा के आंसर्स लाने हैं, कॉन्सेप्ट सेम है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90-50% 60% टाइम्स यू आर यूजिंग द सेम थिंग विच इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो अलग कुछ नहीं है। ओके चलो आगे बढ़े फिर। यस एवरीवन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, अच्छा लिखना है, लिखो लिखो लिखो, जस्ट स्क्रोल इट अप। स्प्लाइसिंग ऑफ सीरीज, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये स्प्लाइसिंग ऑफ सीरीज, शिफ्टिंग ऑफ बेस, ये तो पूछते भी नहीं है कभी भी, बट वो दिया हुआ है मॉड्यूल में, इस वजह से अपन ले रहे, अदरवाइज वो एग्जाम में पूछते भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शिफ्टिंग ऑफ बेस मतलब चेन बेस इंडाइसिस तक थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, बट दैट इज अगेन कॉमन सेंस, उसमें कुछ ऐसे अलग कुछ नहीं करना है। तो चेन बेस इंडाइसिस तक ठीक है, बट ये स्प्लाइसिंग ऑफ सीरीज एंड शिफ्टिंग ऑफ बेस लीस्ट इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लोग तो लेते भी नहीं है, पढ़ाते भी नहीं है वो चीज, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बट देन मेरा ऐसे मानना रहता है कि अगर मॉड्यूल में दिया है तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड 100%। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। रियल टर्म्स, रियल वैल्यू, वो भी नहीं पूछते हैं। अगर तुमने देखा होगा तो हार्डली 2007 या 2008 में एक ही क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, 2005 से लेके भी तुम चेक करोगे ना तो भी। बट देन again, my intention is, even though it is less important or least important, you should be aware of it. Okay, chalo next, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996. So this is series A and series B. स्प्लाइसिंग ऑफ सीरीज मतलब मेनली क्या होता है, दो सीरीज को तुम कंबाइन करते हो, मतलब एक सीरीज इनकम्प्लीट है, जैसे कि मान के चलो ये सीरीज ए जो है दैट इज इनकम्प्लीट, सीरीज बी इज ऑल्सो इनकम्प्लीट, दिस इज 100, 130 and 140. Series B is also incomplete. And what you are doing, you are mixing these two series. मतलब एक सीरीज के हेल्प से तुम दूसरा सीरीज कंप्लीट कर रहे हो, ओके, या फिर दूसरे सीरीज के हेल्प से तुम पहला वाला सीरीज कंप्लीट कर रहे हो. सो टू इंडेक्स कवरिंग डिफरेंट बेसिस may be combined into single series. Okay, so compute series with 191 as a base and also compute series with 1994 as a base. So दो अलग अलग सीरीज है, सीरीज ए एंड सीरीज बी, दोनों में डिफरेंस क्या है, सीरीज ए में बेस लिया है 100 एंड सीरीज बी में बेस लिया है 91 का बेस, 91 जो है सीरीज ए में बेस है और 94 जो है वो सीरीज बी में बेस है. तो वो दो अलग अलग बेसिस वाली सीरीज है, बट मे बी कभी कभी ऐसा भी होता है कि 91 के रिस्पेक्ट में और 94 के रिस्पेक्ट में मुझे एनालिसिस करना है एट द सेम टाइम, तो कैसे करेंगे, तो वहां पे स्प्लाइसिंग ऑफ सीरीज यूज होता होगा. ओके, सो ये ऑन पेपर है सब, ऑब्वियसली इसके लिए बहुत सारे डेवलपमेंट्स अभी हो चुके हैं. चलो हमारा काम अगेन सेम है, हमें ये बॉक्स ढूंढना है और हमें ये वाला बॉक्स ढूंढना है. तो क्या करेंगे फिर अपन, अगेन क्रॉस 129 into 130 upon 100, 129 into 130 upon 100 कितना आ रहा है ये, टेल मी फर्स्ट. 180.6. इसका आंसर कितना आया, 180.6. ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई दिस 180.6 डिवाइडेड बाय 130. मैम वो नीचे 180.6, ऊपर का 167.7 है. अच्छा तूने वो वाला आंसर बताया क्या? ओके ओके, चलो देखते हैं फिर एक बार कैलकुलेट कर ही लेते हैं. 120 कितना था, 129 into 130, हाँ सही बोल रही है, डिवाइडेड बाय 100.
It is 167.7. So this is 167.7. So 167.7. Agla, again cross 167.7 into 140 upon 130. कितना आ रहा है बताओ? Yes. पवन समझा क्या अभी? समझा ना? Good. So 167.7 into 140 divided by 130, 180.6. हाँ, बस बेस चेंज किया है और दो सीरीज को मिक्स किया है. 180.6. Got it? Okay. अब ऊपर वाले सीरीज ए तो कंप्लीट हो गई. अब सीरीज बी को कंप्लीट करना है. मतलब ये वाले बॉक्सेस हमें ढूंढने हैं, ये वाले बॉक्सेस हमें ढूंढने हैं, ये वाले बॉक्सेस हमें ढूंढने हैं. ठीक है, तो कैसे फाइंड करोगे? 121 into 100 अपॉन 129. कितना आ रहा है ये? 93.79. ओके, पक्का? एवरीवन इज गेटिंग द सेम? चलो ऊपर वाले दो वैल्यूज बता दो मुझे. ओके, सो नेक्स्ट कितना आ रहा है? 115 इंटू 93.79 अपॉन 121, 89.13. ओके, 89.13. एंड सबसे ऊपर अगेन सेम थिंग, 100 इंटू 89.13 अपॉन 115. कितना आ रहा है वो? 77.50 या 15? क्या आ रहा है? 77.50 आ रहा है या 15 आ रहा है? ओके, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं. शायद अप्रोक्सीमेशंस अलग अलग किए तुमने, इस वजह से तुम्हारे अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं. वेट, आई विल चेक. 100 इंटू 89.13 89.13 divided by 115, 77.50, मतलब 5 approx. 77.5. Good. Got it? Splicing of the series. Yes, understood this part. चले आगे. So splicing of series and shifting of base is not that important. Just हमें bases change करने हैं और दो series को complete करना है. ठीक है? So understood till this point? कुछ problem है किसी को यहाँ तक? Yes. चलना है आगे. Note it down everything. Should I clear the screen? Okay. चलो, अभी ये जो है ना, दिस वन, ये तुम्हें थ्योरी क्वेश्चन इस पे एक तो भी आता ही, मतलब एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है टेस्ट पे. टेस्ट्स ऑफ एडिक्वेसी फॉर इंडेक्स नंबर, एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है और मिनिमम दो भी पूछ सकता है. और वो पूरा जो है वो उसका आंसर जो है वो इसमें छुपा हुआ है, इस टेबल में. अगर ये टेबल अच्छे से करते हो, अच्छे से रटते हो, तो तुम्हारा वो जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा. डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर डज नॉट सैटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर सैटिस्फाइड सर्कुलर टेस्ट. ऐसा मतलब सर्कुलर टेस्ट एक एग्जांपल है. हमारे पास 4 तरीके के टेस्ट्स होते हैं
which is, हाँ वो तो ऑप्शन नहीं है, रटना पड़ेगा, क्या करें अभी। कोई कोई चीजें मुझे सच में पसंद नहीं आती सीए एग्जाम के, काफी सारी चीजें रटनी पड़ती है। मतलब स्टैट्स में भी तुम्हें थियोरी के क्वेश्चंस तुमने देखे होंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस है, कुछ भी क्वेश्चंस है, मतलब सेंस ही नहीं बनता उसका। तो ऐसे फिर बुरा लगता है कि इतना अच्छा स्टैंडर्ड एग्जाम का और तुम ऐसे क्वेश्चंस डाल रहे हो। एप्लीकेशन बेस्ड भी नहीं रहते, तुमने तो देखा ही होगा, सर डिस्कस करते होंगे थ्योरी क्वेश्चंस, तो तुम्हें समझ में आता होगा कि कुछ भी सेंस नहीं बनता। हाँ मतलब अभी सिर्फ स्टैट्स की बात नहीं कर रही, अगेन अबाउट कैलकुलस। कैलकुलस भी तुम्हें कहाँ लगने वाला है आगे, मतलब फाउंडेशन में टॉपिक वाइज तो कहीं पे नहीं लग रहा है। मैथ्स को, कैलकुलस को बस उन्होंने इस वजह से इंट्रोड्यूस किया है सो दैट तुम्हारा वो एनालिसिस, एनालिटिकल पावर बढ़ जाए, बट द प्रॉब्लम इज बहुत ही हाई हो जाता है वो। प्रॉब्लम ये है, बहुत हाई लेवल का हो जाता है वो। तो इसलिए मेरा तो सजेशन ये है कि कैलकुलस, अभी तुम सब मतलब तुम्हारे बैच में ज्यादातर लोग नॉन मैथ्स का प्रोपोर्शन बहुत कम है, और जो भी नॉन मैथ्स वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से तुम्हें तो डिफिकल्ट नहीं जाएगा, बट मेरा सजेशन तो आईसीएआई को यही है कि तुम सिर्फ डिफरेंशिएशन तक लिमिट करो उसको, तुम्हें उसको ये मत रखो, इंटीग्रेशन तक मत जाओ फॉर कॉमर्स पीपल, एटलीस्ट कीप इट टिल डिफरेंशिएशन ओनली। ज्यादा इंटीग्रेशन तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बाकी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर देखोगे तो उसमें भी तुम देखोगे तो मैथ्स का जो अभी तुम्हारे जो चैप्टर्स होते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, फिर इक्वेशंस, ये चैप्टर्स रहते हैं, उनमें उनको भी रहते हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर्स उनको भी होते हैं। सो दीज चैप्टर्स आर लाइक ओके, मतलब अंडरस्टैंडेबल है कि वो तुम रखो मैथ्स, जो जिस चीज के लिए जरूर, जो तुम्हारा मोटिव है कि बेसिक मैथ्स आना चाहिए, तो उसके लिए वो चैप्टर सही है। बट ये बाकी के जो चैप्टर्स है, जैसे कि तुम्हारा कैलकुलस है, तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी जो तुम्हारा बाकी है पढ़ाना, वो सब चीजें तो मतलब मैं खुद चाहती हूँ कि वो हटा देनी चाहिए सीए के फाउंडेशन के कोर्स से। रिवीजन अपन लेने वाले हैं पवन, रिवीजन अपन लेने वाले हैं, बट बाद में। अभी तुम्हारे जो एग्जाम का डेट, वैसे टाइम टेबल अभी तक आया नहीं ना, ये टाइम टेबल दिया हुआ है, टाइम टेबल नहीं आया ना अभी तक। ओके ठीक है, चलो यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट मतलब क्या है, तुम्हारा जो इंडेक्स नंबर है, देखो हमने अभी देखा था कि लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर आया, पाशेस का इंडेक्स नंबर आया, फिर डॉर्बिश बोले आया, मार्शल एजवर्थ था, सो वॉल्श इंडेक्स नंबर था। तो ये सारे जो इंडेक्स नंबर्स हैं, इनमें फिशर्स इंडेक्स नंबर्स था। तो ये सभी जो है अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, अलग अलग वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दिया। जैसे कि लास्पेयर ने बेस ईयर के क्वांटिटीज को इंपॉर्टेंस दिया, पाशेस जो था उसने करंट ईयर के क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दिया, है ना। तो हर एक इकोनॉमिस्ट आता था और अपने हिसाब से वेट डिसाइड करता था। सो क्वेश्चन मन में आता है कि इज दिस फ्लेक्सिबल, तो हम तो ऐसे किसी को भी वेट ले सकते हैं, कोई भी चीज को वेट ले सकते हैं और अपना नाम लगा सकते हैं, ऐसा नहीं। उस इंडेक्स नंबर को जब भी वो इंट्रोड्यूस करेंगे, या फिर जब भी वो बोलेंगे कि हाँ इसको वेट ले लो, बेस ईयर के क्वांटिटी को वेट ले लो, बेस ईयर के वैल्यू को वेट ले लो, या फिर समेशन ऑफ क्वांटिटीज को वेट ले लो, जब वो ऐसा कमेंट करते हैं तो उस कमेंट को वैलिडेट करने के लिए कुछ टेस्ट्स रखे हैं, ठीक है। जब तुम इंडेक्स नंबर खुद का इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उन टेस्ट्स को उस इंडेक्स नंबर ने सेटिस्फाई करना जरूरी होता है, तभी जाके तुम उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, तो ये एक चेक पॉइंट्स है, ये जो 4 टेस्ट्स हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, चेक पॉइंट्स फॉर एनी इंडेक्स नंबर विच विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी पर्सन। ये जो चेक्स जो है वो उसने सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है। तो पहला जो है दैट इज यूनिट टेस्ट। सो यूनिट टेस्ट क्या है, तुम्हारा इंडेक्स नंबर शुड बी यूनिट इंडिपेंडेंट। ओके, इंडेक्स नंबर जो है उसमें क्या होना चाहिए, यूनिट पे डिपेंडेंसी उसकी नहीं होनी चाहिए। सो while constructing index number, units of prices and quantities should not come into picture except simple aggregative method all satisfy unit test.
सिंपल एग्रीगेटिव में हमने देखा था, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर जो है वो अपना यूनिट टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करता है, तुम्हें याद आ रहा होगा तो। जैसे डजन डजन, लिटर लिटर, केजी केजी कैंसिल नहीं होता है वो, इफ यू रिमेम्बर, है ना। तो सिंपल एग्रीगेटिव के अलावा सभी इंडेक्स नंबर्स यूनिट टेस्ट फॉलो करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट फॉर ऑफ एडिक्वेसी फॉर इंडेक्स नंबर, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फैक्टर सॉरी टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या है? मतलब हमने 1990 को बेस लिया था और 1993 को करंट ईयर लिया था। दिस वाज योर बेस ईयर एंड दिस वाज योर करंट, ठीक है। तो यहां पे मुझे कुछ इंडेक्स नंबर मिला विच इज P01। अब मैंने क्या किया? अब मैंने इसको उल्टा किया। व्हाट आई डिड, अब मैंने 1990 को करंट ईयर लिया एंड 1991 को बेस ईयर लिया। नाउ व्हाट आई गॉट इंडेक्स नंबर एज P10। तो उनका सेकेंड टेस्ट क्या है, सेकेंड चेक पॉइंट क्या है? ये जो तुम बेस ईयर और करंट ईयर को इंटरचेंज कर रहे हो, उसके बाद तुम्हें जो इंडेक्स नंबर्स मिल रहे हैं, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है दैट हैज टू बी 1। इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, ये उनका कहना था। सो सेकेंड चेक पॉइंट इज व्हाट, योर प्राइस इंडेक्स नंबर जो 1990 और 1993 को हमने बेस एंड करंट लिया है। सो इफ यू इंटरचेंज बेस एंड करंट ईयर्स, तो तुम्हें जो इंडेक्स नंबर मिलेगा उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ओके, ये आना चाहिए 1, ठीक है। सो अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस, काफी सारे इंडेक्स नंबर्स मिलेंगे तुम्हें, ऐसा फिशर का भी आता है काफी। तूने फिश क्यों भेजी है? फिशर मैन नहीं है वो, तो फिशर्स इंडेक्स नंबर का आता है। तो काफी सारे टेबल में, इसीलिए तो मैंने दिया हुआ है, सभी पूरा टेबल बना के दिया हुआ है, उस टेबल को रटो, यही एक तरीका है। ओके, सो हर एक इंडेक्स नंबर को तुम डिराइव नहीं कर सकते हो यहाँ पे, सो दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। सो इस वजह से तुम्हें वो टेबल रटना पड़ेगा, ओके, अनफॉर्चुनेटली। चलो डन, यस। सो टाइम रिवर्सल टेस्ट समझ में आया? टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है? ओके, टाइम रिवर्सल टेस्ट इज, तुम अगर बेस ईयर एंड करंट ईयर को इंटरचेंज करते हो एंड आफ्टर इंटरचेंजिंग व्हाटएवर इंडेक्स नंबर यू गेट, उनका जो मल्टीप्लिकेशन जो आता है दैट शुड बी 1। ओके, नाउ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में क्या बोला उन्होंने? प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स should be equal to corresponding value index number. Product of price and quantity index numbers should be equal to corresponding value index number. अभी तुम बोलोगे कि मैम हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, if you remember, value index number is what? कौन बताएगा मुझे ये फॉर्मूला? कुछ तो 100 रहता है, डिवीजन में रहता है, मल्टीप्लिकेशन में रहता है, कौन बताएगा? 100 जो है वैल्यू इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर, इनको जब हमें रिलेट करना था तो 100 डिवीजन में था या मल्टीप्लिकेशन में था? याद आ रहा है कुछ? इमीडिएट आंसर आना चाहिए था। इट वाज इन डिवीजन, यस, ये तुम्हारा फॉर्मूला था। तो ये कैसे पॉसिबल है ना? ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। इफ यू रिमेम्बर, हमने ये फॉर्मूला लगाया था और एज पर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट उनका कहना है कि प्राइस इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स शुड बी, मतलब प्राइस इंडेक्स इनटू क्वांटिटी इंडेक्स शुड बी वैल्यू इंडेक्स। तो जब ये टेस्ट जब अपन चेक करते हैं तो अपन रेशोज लेते हैं, वी डोंट कंसिडर दैट 100 पार्ट, ओके, वी डोंट कंसिडर दैट 100 पार्ट, यू जस्ट टेक व्हाट? रेशोज। Okay, so into 100 वाला जो पार्ट है ना, that we don't take into consideration while performing factor reversal test. So factor reversal test क्या है समझ में आया? Price index number into value index number
should give, sorry, price index number into quantity index number should give you value index number. But in this case, what we do, we just consider the ratios, not that 100 part. Understood this part? Yes, पक्का? So 100 वाला जो फैक्टर है वो अपन इस टेस्ट के टाइम पे कंसिडर नहीं करते. ओके, ये जरूरी नहीं था पॉइंट, बट यस, कोई ये सवाल पूछ सकते थे तो इसलिए मैंने क्लियर कर दिया. सो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में इंपॉर्टेंट क्या है? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में वन पॉइंट यू शुड रिमेंबर, व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स शुड बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग वैल्यू इंडेक्स नंबर. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग वैल्यू इंडेक्स नंबर. ठीक है, अब सर्कुलर टेस्ट. सर्कुलर टेस्ट क्या है? According to this test, product of indices obtained by considering periods in circular order should be 1. देखो, मैंने 3 years लिए, 1990, 1991, 1992. इसको मैंने 0 बोला, इसको मैंने 1 बोला, इसको मैंने 2 बोला. Okay. Price index number for 1991 with respect to 1990 is P01. Price index number for 1991 with respect to 1990 is P01. Then price index number for 1992 with respect to 1991 is P12. सही है? Price index number for 1992 का प्राइस इंडेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू 1991 इज P12. देन 1990 का प्राइस इंडेक्स नंबर, मैंने क्या बोला? 1990 का प्राइस इंडेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू 1992, विद रिस्पेक्ट टू 1992 कितना है? P20. ध्यान दो अच्छे से, क्या बोला मैंने? 1991 का प्राइस इंडेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू 1990 इज P01. ठीक है, 1992 का इंडेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू 91 इज P12. 1990 का इंडेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू 1992 इज P20. ओके, ये जो तीनों इंडेक्स नंबर्स हमें मिले हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए. ओके, अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 इयर्स लिए हैं, 3 इयर्स लिए हैं. यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ इयर्स, यू कैन टेक 4, 5, 6, कितने भी ले लो, बट इट फॉलोज दिस सर्कुलर पैटर्न. मतलब 0, 1, 2, 3, 4, कितने भी, कितने साल हुए? ये 5 साल हुए. तो इंडेक्स नंबर्स कैसे होंगे? P01, P12, P23, P34, P40. ये सभी का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? 1. And this is applicable for everything. मतलब let it be price index number, let it be quantity index number, let it be value index number. Okay? मैंने बोला ना मानसी, क्या बोला मैंने? ये टेस्ट क्यों है, क्यों लाए टेस्ट पिक्चर में? बिकॉज जब भी कोई इंसान आता है, कोई इकोनॉमिस्ट आता है और बोलता है कि मुझे मेरा इंडेक्स नंबर पब्लिश करना है, तो जब उसको पब्लिश करना है उसका इंडेक्स नंबर, तो सामने वाला इंसान क्या बोलेगा कि तू ये 4 टेस्ट सेटिस्फाई करता है कि तेरा इंडेक्स नंबर, पहले चेक कर ले और तभी जाके हमारे पास आ. ये बात होती है. हमने देखे ना इतने सारे, लास्पेयर देखा, फिर अपन ने पैसेज देखा, डॉर्बिश-बोले देखा, वो सब है ना. तो ये जो है, ये सारे जो साइंटिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने क्या किया कि अपना इंडेक्स नंबर पब्लिश किया. सो पहले उसको, वो पब्लिश करने से पहले ये कुछ टेस्ट केसेस थे. ये टेस्ट केसेस में से मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट्स वो सेटिस्फाई होने चाहिए, ऐसे. हाँ, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इन चारों में से एक ही टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा है, बट उसका कॉन्सेप्ट अच्छा है, उस बंदे का कॉन्सेप्ट अच्छा होगा कि किसको बेस लेना है, उसके पीछे का लॉजिक अच्छा होगा, तो उसको भी कंसिडर कर सकते हैं. बट ऑन पेपर, मैथमेटिकल सेंस में ये सेटिस्फाई होना चाहिए ऐसे. हाँ, ईयर्स इसी ऑर्डर में होने चाहिए, इसीलिए तो उसको सर्कुलर टेस्ट बोलते हैं ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज.
ऑर्डर शुड बी द सेम. गॉट इट? यस. टेस्ट समझ में आए? एनीवन हैज एनी डाउट? फास्ट तो नहीं हुआ ना? यस. आर यू फाइंडिंग इट लिटिल बिट फास्टर? या फिर समझ में आया? जहां पे स्पीड फास्ट लगेगा मुझे तुरंत बताओ वहां पे, ठीक है? थोड़ा सा फास्ट हो रहा है. पवन बोलता है, पवन एकदम तुरंत बोल देता है मैम हमें समझ में नहीं आया, रिपीट करो. बाकी कोई नहीं बोलता. अगर ऑर्डर उल्टा है तो मतलब, हाँ मतलब देखो, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए. सर्कल वाला जो सीन है ना, इसको सेटिस्फाई होना चाहिए. फिर वो एरो उल्टे भी चलते हैं. यहाँ पे एरोस जो है वो उल्टे भी चलते हैं. अब इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा एरो उल्टे चलते हैं क्या, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, बट ईयर्स ऑर्डर में रखो. ठीक है, दैट इज द पॉइंट. तो ये टेबल है, वो टेबल रटना है तुम्हें. एंड इस पे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं which is the ideal index number. So that is Fisher. Okay, Fisher's index number is ideal index number. And मैंने ये चीज बहुत बार बोली है, geometric mean method is best mean for finding out index number. ये तुम्हें statistics के बाकी chapters में भी ये कई बार पूछते हैं, geometric mean method. तो geometric mean method मतलब मैंने तुम्हें समझाया, एवरेजिंग करना. एवरेजिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक्चुअली 3, but we use 2 only. अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन. ओके, अब इसकी डेप्थ में जाना है तो बहुत डीप जा सकते हैं मैथमेटिकली, बट देन वी विल स्टॉप हियर इटसेल्फ, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन फिर अपन कैलकुलेट नहीं करते बैठेंगे. एंड ज्योमेट्रिक मीन मेथड का एडवांटेज क्या है? इट इज बेस्ट मीन मेथड एंड इट इज एक्यूरेट वन. एंड उसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक क्या है? इट इज वेरी लेंथी. Okay, it is very lengthy and complex method. So right or wrong मतलब, हाँ ये right or wrong मतलब देखो, last phase index number जो है वो यूनिट टेस्ट फॉलो करता है, फैक्टर रिवर्सल सर्कुलर एंड टाइम नहीं फॉलो करता. पाशेस जो है वो भी यूनिट टेस्ट फॉलो करता है, बाकी सब नहीं करता. डॉर्बिश बोले याद रखने के लिए आसान है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं. वो राइट एंड रॉन्ग मतलब टिक एंड क्रॉस ऐसा है. ऑलराइट, समझ में आया? सो इंडेक्स नंबर इज डन. अभी हमारे 2 पार्ट्स बाकी रहते हैं, एक तो कैलकुलस एंड दूसरा है अपना इनइक्वालिटीज. इनइक्वालिटी इज वेरी 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 स्मॉल लेसन. वी विल जस्ट नीड 2 hours फॉर इट एंड वो फिर फिनिश हो जाएगा. फिर अपना कैलकुलस बचता है. अभी आगे अपन कंटिन्यू नहीं करेंगे. कैलकुलस कर लेना है. कैलकुलस का प्रॉब्लम ये है कि मेरे को सर ने बोला कि अभी अपन बोर्ड एग्जाम जो है वो खत्म होने के बाद ही शुरू करते हैं. लास्ट पेपर कब है? 21 मार्च या 23 मार्च ऐसा कुछ है ना? 21 मार्च. हाँ, सीबीएसई और आईसीएसई के लिए ले लोगे क्या पहले? यस मैम, उसके ले लो ना, आईसीएसई के लिए. ऐसा करना है क्या? ठीक है, मैं बात करती हूँ सर से. ठीक है मैम, क्योंकि वो बोर्ड्स में भी आ रहा है हमारे, तो फिर उधर हेल्प हो जाएगा, दोनों साइड पे हो जाएगा. अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ एक बार सर से. ठीक है, फिर बताती हूँ. राइट, ओके, ठीक है. चलो फिर विल स्टॉप हियर. कैलकुलस के बारे में बताती हूँ मैं क्या करना है. राइट, चलो, सो दैट्स ऑल.